तो दोस्तों आज हो गई है 26 सितंबर और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वही दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यूपी के विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में किसानों के समर्थन में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय जवान जय किसान। तो आइए दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। कृषि कानूनों के विरोध में 27 सितंबर को भारत बंद, वाम दलों के साथ बैंकिंग संगठन ने भी किया है समर्थन। आप लोगों को बताते चलें, किसानों के द्वारा बुलाए गए भारत बंद का यहां पर जबरदस्त तरीके से समर्थन किया जा रहा है। चाहे वहां कोई भी राजनीतिक दल हो या फिर सामाजिक संगठन, आम जनता हो, सभी इस भारत बंद के समर्थन में नजर आ रहे हैं। आप लोगों को बताते चलें, भाकपा, माकपा, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक और वहीं कई पार्टियों ने एक संयुक्त बयान में कहा है कि कृषि कानूनों को निरस्त करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर के किसानों का ऐतिहासिक संघर्ष 10वें महीने में पहुंच गया है। बयान में लोगों से किसानों के मुद्दों का समर्थन करने का आग्रह भी किया गया है। और वहीं वाम दलों ने केंद्र सरकार के हट की निंदा करते हुए मांग की है कि नए कृषि कानूनों को तुरंत निरस्त किया जाए, एमएसपी की गारंटी दी जाए। और वहीं आप लोगों को आगे बताते चलें, दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने भी इस बंद को यहां पर समर्थन देने का ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस बंद के लिए तैयारियां भी तेज कर दी है। मोर्चा के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई व्यापार मंडल, टेम्पो एसोसिएशन, वकील संगठनों ने इस बंद को यहां पर समर्थन देने का ऐलान किया है। एक और बड़ी खबर बताते चलें, अपने ही भाषणों का सही अर्थ समझते पीएम मोदी, तो सरकार ने संकट में देशवासियों को अकेला नहीं छोड़ा होता। कांग्रेस का जोरदार हमला। कांग्रेस ने संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा विविधता का जिक्र करने पर जोरदार हमला बोला है और कटाक्ष किया है। कांग्रेस ने कहा है कि सच तो यह है कि पीएम मोदी के तानाशाही राज में लोगों को खान पान पर भी पीटा जा रहा है, देश की विविधता को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है और जीते जागते लोकतंत्र को हिंसा में बदलने की कोशिश जारी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पीएम मोदी के जरिए भाषण पर कांग्रेस ने तीखा तंज किया है। कांग्रेस ने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री अपने ही भाषणों का सही अर्थ समझते तो भयावह संकट के दौर में देशवासियों को उनकी सरकार ने अकेला नहीं छोड़ा होता। ये यहां पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने एक और अपडेट की तरफ चलते हैं। नितिन गडकरी बोले, देश में अभी 50 एम्स की जरूरत है। कोरोना काल में ऑक्सीजन की थी भारी कमी। आप लोगों को बताते चले, कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देश भर में ऑक्सीजन की किल्लत देखने को मिली थी, जिसकी वजह से कई कोरोना पीड़ितों को भयंकर समस्या का सामना भी करना पड़ा। कई रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया था कि ऑक्सीजन की कमी से कई कोरोना मरीजों की मौत भी हुई, लेकिन केंद्र सरकार ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा था कि देश भर में ऑक्सीजन की कमी से किसी की भी मौत नहीं हुई है। लेकिन अब केंद्र सरकार में मंत्री नितिन गडकरी ने भी माना है कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की भारी कमी थी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि देश में अभी भी 50 एम्स की जरूरत है। ये यहां पर कहना है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का, और उनका यह बयान यहां पर पीएम मोदी के लिए एक करारा झटका है। एक और बड़ी खबर बताते चलें, सीजीआई एनवी रमन्ना ने न्याय व्यवस्था पर उठाए हैं सवाल। बोले, आम लोगों के हिसाब से नहीं है कानून, दोबारा विचार की जरूरत है। न्याय व्यवस्था को लेकर के भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने सवाल उठा दिए हैं। आप लोगों को बताते चले, ओडिशा में उन्होंने कहा है कि विधायिका को कानून पर फिर से विचार करने और लोगों की जरूरतों के अनुरूप उनमें सुधार करने की जरूरत है, ताकि वे व्यवहारिक वास्तविकताओं से मेल खा सके। सीजीआई ने ओडिशा में राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के नए भवन का उद्घाटन करने के दौरान यह भी कहा है कि संवैधानिक आकांक्षाओं को साकार करने के लिए कार्यपालिका और विधायिका को एक साथ काम करने की आवश्यकता है। कार्यपालिका को संबंधित नियमों को सरल बना करके इन प्रयासों का यहां पर मिलान करना चाहिए। ये यहां पर बयान सामने निकल के आया है सीजीआई एनवी रमन्ना की तरफ से। दोस्तों, एक और अपडेट आ रही है सामने। 28 सितंबर को भगत सिंह की जयंती के मौके पर कांग्रेस में शामिल होंगे कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाणी। आप लोगों को बताते चले,
28 सितंबर को सीपीआई के नेता कन्हैया कुमार और गुजरात के वडगांव विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाड़ी कांग्रेस में शामिल होंगे। 28 सितंबर को शहीद भगत सिंह की जयंती है। इससे पहले जानकारी सामने आई थी कि कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी के लगातार संपर्क में हैं और वहीं बीते दिनों उनकी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से कई मुलाकातें भी हो चुकी हैं। और वहीं कन्हैया कुमार के करीबी सूत्रों की माने तो वो ये मानते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के खिलाफ अगर कोई एक नेता पूरे दमखम से लड़ रहा है तो वो है कांग्रेस के नेता राहुल गांधी। ऐसे में कन्हैया कुमार को लगता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी एक सबसे पुरानी पार्टी है, उसी को मजबूत करना चाहिए, तभी बीजेपी का मुकाबला किया जा सकता है। ऐसा कहना है कन्हैया कुमार का। दोस्तों, आप लोग कन्हैया कुमार से सहमत हैं या नहीं, जरूर बता सकते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में। अगली अपडेट बताते चलें। ममता बनर्जी बोली, अगर पीएम केयर्स फंड सरकारी नहीं तो लोगों से दान क्यों लिया, सारा पैसा आखिर कहां गया है। भारत में कोरोना महामारी की पहली लहर के दौरान आई आपदा के लिए मोदी सरकार के द्वारा पीएम केयर फंड की शुरुआत की गई थी। बीते कुछ वक्त से पीएम केयर फंड पर विपक्षी दलों के द्वारा सवाल खड़े किए जा रहे थे। दरअसल मोदी सरकार ने पीएम केयर फंड को आरटीआई के दायरे के तहत नहीं रखा है, जिसके जरिए यह जानकारी सार्वजनिक हो सके कि सरकार को पीएम केयर फंड में कितना पैसा और कहां से मिला है। इस मामले में पीएमओ ने बीते दिनों दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका के चलते जवाब दाखिल किया, जिसमें यह कहा गया कि पीएम केयर फंड भारत सरकार का कोष नहीं है, इसमें इकट्ठा किया गया पैसा भारत की संचित निधि में नहीं जाता है। इस मामले में अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि पीएम केयर फंड में पैसे के मामले में पूरी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। मोदी सरकार का यह कहना निंदाजनक है कि पीएम केयर फंड सरकारी कोष नहीं है। कोर्ट में यह कहकर कि मोदी सरकार ने हम सबको ही भ्रमित कर दिया है। और वहीं इसके साथ ही ममता बनर्जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री राहत कोष का नियमित तौर पर ऑडिट किया जाता है, तो फिर पीएम केयर्स फंड का यहां पर क्यों ऑडिट नहीं किया जा सकता है, उसकी जानकारी क्यों नहीं पता की जा सकती है। मोदी सरकार को यह बताना चाहिए कि आखिर पीएम केयर्स फंड में दान किया गया पैसा कहां पर है और किस किस ने दान किया है, ये जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। ये यहां पर मांग कर दी है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। इसके साथ ही दोस्तों, आइए एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। ममता बनर्जी को केंद्र सरकार ने रोम जाने की नहीं दी इजाजत, तो दीदी बोली मुझसे जलते हैं मोदी, नहीं रोक पाओगे। आप लोगों को बताते चलें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को केंद्र सरकार ने अगले महीने रोम जाने के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया है। ममता बनर्जी को विश्व शांति सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के फैसले पर आपत्ति जाहिर करते हुए कहा है कि पीएम मोदी उनसे जलते हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि आप मुझे नहीं रोक पाओगे, मैं विदेशों में जाने के लिए उत्सुक नहीं हूं, लेकिन यह देश के सम्मान से जुड़ा है। पीएम मोदी हिंदू के बारे में बात करते हो, मैं भी एक हिंदू महिला हूं, आप क्यों मुझे इजाजत नहीं देते हैं, आप पूरी तरह से ईर्ष्यालु हैं। ये यहां पर जोरदार हमला ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले पर बोला है पीएम मोदी पर। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। योगी का जंगल राज, 4 सालों में 42 साधु संतों की हुई है हत्या, अब तक किसी को भी नहीं मिला है न्याय। समाजवादी पार्टी का जोरदार हमला, साधु संतों की सत्ता वाले उत्तर प्रदेश में पिछले 4 सालों में 42 साधु संतों की हत्या हो गई। किसी की गोली मार करके हत्या हुई तो किसी का संदिग्ध हालात में सब मिला। सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि यह हत्याएं सल्तनत और सत्ता की वजह से हुई हैं। सोचिए, यदि यही हत्याएं बसपा, सपा, कांग्रेस या अन्य पार्टियों में हुई होती तो शीशे में बैठी गोदी मीडिया अलग अलग तरीकों से बरगला रही होती। लेकिन वर्तमान समय में 4 सालों में 42 साधु संत की हत्या पर मीडिया को जैसे सांप सूंघ गया है। और वहीं से पूरे मामले को लेकर के यहां पर समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार को घेरा है और कहा है कि पिछले 4 सालों में 42 साधु संतों की हत्या, किसी को गोली मारी तो किसी की संदिग्ध हालातों में रहस्यमय मौत, अभी तक किसी को क्यों नहीं मिला न्याय, जवाब दे सरकार। ये यहां पर जबरदस्त तरीके से योगी सरकार पर समाजवादी पार्टी बरसी है। दोस्तों, एक और अपडेट जान लेते हैं। टीएमसी का बड़ा ऐलान, गोवा विधानसभा चुनाव लड़ेगी तृणमूल कांग्रेस, सीएम प्रत्याशी भी घोषित किया जाएगा। जी हां दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा है कि उनकी पार्टी अगले साल होने वाला गोवा विधानसभा चुनाव भी लड़ेगी। पार्टी जल्द ही गोवा के लिए अपना मुख्यमंत्री प्रत्याशी भी घोषित करेगी।
डेरेक ओब्राय ने कहा है कि हम गोवा में सत्तारूढ़ भाजपा के लिए गंभीर प्रतिद्वंदी हैं और हम इनको गोवा के अंदर यहां पर रोकने की पूरी कोशिश करेंगे, ऐसा कहना है टीएमसी का। तृणमूल कांग्रेस ने अपने स्तर पर भाजपा को टक्कर देने की योजना बनाई है। पार्टी ने विपक्ष में एकला चलो की तर्ज पर गोवा विधानसभा चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। दोस्तों, इस समय की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई है UNVDV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।